Good morning to everybody. As explained, this is a program, Gram Uday se Bharat Uday Abhiyan, which starts from 14th of April, and it would be concluded on 24th of April, National Panchayati Raj Day. The meaning of Gram Uday se Bharat Uday Abhiyan, emergence of and development to Bharat, emergence and development will be conducted across the country. The aim of this campaign is to make nationwide efforts to strengthen Panchayati Raj and through it boost social harmony in the villages, promote rural development and foster farmers' welfare and livelihood of the poor. Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे 14 अप्रैल को मऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125वें जन्मदिन पे, और सभी राज्यों में भी ये कार्यक्रम साथ साथ होगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इस 11 दिन के अभियान को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला भाग सोशल हार्मनी प्रोग्राम के नाम से है और ये 14, 15 और 16 मार्च को होगा। पहले दिन जैसे मैंने कहा 14 तारीख को सभी ग्राम पंचायतों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ट्रिब्यूट्स, श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और हर गांव में शपथ लेंगे गांववासी कि हम देश में सौहार्द और सहिष्णुता का वातावरण बना के रखेंगे और समस्त जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक बहुत बड़ी देन है भारत के संविधान के माध्यम से, उसके लिए काम करेंगे। इसके साथ साथ 15 और 16 तारीख को भी देश की अखंडता और एकता के लिए ग्राम पंचायत स्तर पे काम किए जाएंगे और इस कार्यक्रम के माध्यम से ही डॉक्टर भीमराव से संबंधित साहित्य भी सरल भाषा में और रीजनल जो लैंग्वेजेस हैं उसमें ग्राम पंचायतों में बांटा जाएगा। और इसके जो 3 दिन का जो कार्यक्रम है उसमें जो सोशल एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है हमारी, उसकी जो विभिन्न कार्यक्रम हैं, नीतियां हैं, उनका भी एक किस्म से खुलासा किया जाएगा उन ग्राम पंचायतों में जहां इन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके साथ साथ जो दूसरा कार्यक्रम है वो खेती से संबंधित है। ग्राम किसान सभाओं का आयोजन होगा। ये प्रोग्राम 4 दिन चलेगा
और इसमें कृषि से संबंधित जो भी योजनाएं हैं वो ग्राम जो कार्यक्रम है किसान सभा के माध्यम से गांव के लोग आपस में उसकी व्याख्या करेंगे और सुझाव देंगे। जो सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार हम कृषि और कृषि से संबंधित जो आर्थिक तौर पे इस देश को मजबूत करने का, एक खास तौर पे ग्रामीण भारत को मजबूत करने का कार्यक्रम है, उसमें उनके सुझाव लेंगे। और जो सरकार ने, इवन जो राज्य सरकारें हैं, सिर्फ केंद्र सरकार की नहीं बल्कि जो राज्य सरकारों की भी जो नीतियां हैं जो उन्होंने बनाई हैं कृषि संबंधित, उनका भी उन पे भी विचार होगा और इसमें सभी की भागीदारी होगी। पहले भी ये बात हमने कही कि ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है और सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके इस कार्यक्रम को कर रही हैं। लगभग 300 बड़े उच्च अधिकारी भारत सरकार के हर राज्य के ज़िला मुख्यालय पे जाएंगे और वहाँ के भी जो उच्च अधिकारी हैं वो भी 2,58,000 जो ग्राम पंचायतें हैं इस सारे कार्यक्रम को, क्योंकि ये गांव तक लेके जाना है और साधारण आदमी को भी इसका ज्ञान हो कि किस प्रकार से सरकार ग्राम विकास के लिए, खेती के लिए और गांव में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए कार्य कर रही है। तो उसमें सभी अधिकारियों को, राज्य सरकार के अधिकारी, कर्मचारी, केंद्र सरकार के अधिकारी और सभी एमएलएस, विधायक, सांसद और केंद्र सरकार के भी प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ जो 65 मंत्री हैं, उन सब की भी अपने अपने क्षेत्र में वो जाएंगे इस प्रोग्राम के लिए। इसी प्रकार सांसद भी जाएंगे अपने अपने क्षेत्रों में और जो राज्यसभा के संसद सदस्य हैं वो अपने राज्य में जाएंगे और उनकी ये छूट होगी कि वो राज्य के किस हिस्सा में जाके उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसी प्रकार से जो तीसरा फेज़ है प्रोग्राम का, वो पंचायती राज प्रतिनिधि सम्मेलन के रूप में है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि पहली बार दिल्ली से उठ के सरकार ग्राम सभाओं में जा रही है। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के जो 24 अप्रैल को मनाया जाएगा, उसमें सबसे देश की सबसे बड़ी ग्राम सभा और सभी ग्राम सभाओं में सीधा प्रसारण रेडियो का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से टेलीविज़न का सीधा प्रसारण ग्राम सभाओं में, ग्राम पंचायत नहीं, ग्राम सभाओं को उस दिन आयोजित किया गया है और उसमें प्रधानमंत्री 3 बजे 24 अप्रैल को संबोधित करेंगे ग्राम सभाओं को और इसको ऐसा रूप दिया गया है कि वो देश की सबसे बड़ी ग्राम सभा होगी जो पहले शायद कभी नहीं हुई है। तो ये विस्तार से इस प्रोग्राम को हमने रखा है। 3 इसमें राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं जो केंद्रीय स्तर के होंगे। एक तो जैसे मैंने बताया 14 तारीख को मऊ में प्रधानमंत्री जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं वर्षगांठ पे वहाँ उसका अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और समरसता दिवस के रूप में उसको मनाया जाएगा। और दूसरा प्रोग्राम जो राष्ट्रीय स्तर का है वो विजयवाड़ा में होगा और उसके
विजयवाड़ा के अंदर जो ट्राइबल पंचायतें हैं, इस देश की 10 राज्यों में जो 5th शेड्यूल की हैं, उनमें जितनी महिलाएं हैं प्रतिनिधि, उनको विजयवाड़ा के अंदर वो कार्यक्रम होगा। और उसके साथ फिर 24 तारीख को उसका जो समापन कार्यक्रम है, जिसको मैंने ग्राम सभा के रूप में बताया, वो 24 तारीख को होगा। 19 तारीख को विजयवाड़ा में, उसमें ट्राइबल मिनिस्टर सारे राज्यों के हमने आमंत्रित किए हैं। इसके साथ साथ जो हमारे केंद्र के ट्राइबल के मिनिस्टर हैं ओरान जी, वो होंगे उसमें। और जो ट्राइबल पे जो पीसा एक्ट है और दूसरे जो कार्यक्रम हैं जिसके माध्यम से ट्राइबल जो हमारा समाज है उसको मजबूती दे आर्थिक रूप में, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट एरियाज़ में वो रह रहे हैं और कई तरह की परेशानियों का भी उनको सामना करना पड़ रहा है। तो उस पर पूरे तौर पे उसकी ओवरहॉलिंग कैसे हो, उस पर पूरा विचार किया जाएगा। तो ये भी एक कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा है। इस प्रकार से ये मैंने बताया 14 से और 24 अप्रैल तक का कार्यक्रम है। और सभी राज्य, वो राज्य छोड़ के जो इलेक्शन में जा रहे हैं, 5 राज्य हैं, आसाम, बंगाल, केरला और पौंडीचेरी और तमिलनाडु। इसके अलावा सभी राज्यों से प्रतिनिधि आएंगे। और जमशेदपुर के अंदर 250 जो देश की सबसे अच्छी पंचायतें हैं, उनको प्रधानमंत्री अवार्ड देंगे और सम्मानित करेंगे। ये कार्यक्रम की रूपरेखा है। और जैसे मैंने कहा कि इसको एक ऐसे कार्यक्रम के रूप में अपनाया गया है जिसमें इस देश की 70% जनसंख्या इससे जुड़ी हुई है और 33 लाख जनप्रतिनिधि जो ग्राम पंचायतों में हैं, उनसे जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम है। और इसमें जो हाइलाइट्स हैं कृषि संबंधित, वो मेरे कुलीग, मेरे साथी राधा मोहन सिंह जी वो बताएंगे। थैंक यू सर। पिछली बार भी इस विषय को आप सबके सामने हमने रखा था कि 4 दिनों तक 17, 18, 19, 20 ग्राम पंचायतों में ग्राम किसान सभाओं का आयोजन किया जाएगा। और इसके लिए हमारे मंत्रालय के सचिव, कृषि सचिव को हमने एक नोडल अफसर नियुक्त किया है, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य के कृषि अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। राज्यों को हमने जो केंद्र द्वारा संचालित कृषि विकास की योजनाएं हैं, उसका एक लिफलेट मुहैया कराया है और राज्यों को कहा है कि राज्यों के अंदर भी जो कृषि विकास की योजनाएं हैं, आप उसको भी सम्मिलित करें और हर देश के हर ग्राम पंचायत में सभा करके इन योजनाओं की जानकारी दी जाए। कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा है कि योजनाएं तो बहुत चलती है, लेकिन जो गांव में रहने वाले किसान हैं उनको जानकारी नहीं होती है। तो जागरूकता के दृष्टि से ये बहुत बड़ा अभियान है और सभी जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह किया है। और मैं भी खुद 4 दिन 4 ग्राम पंचायतों की सभाओं में रहने वाला हूँ। और कल से देश के सभी कृषि और एलाइड सेक्टर के जितने हमारे देश भर के अधिकारी हैं, हम एक सम्मेलन ICR में कर रहे हैं। कल 10 बजे से प्रारंभ हुआ है, आज शाम तक चलेगा। और हमारा लक्ष्य है कि 4 दिनों तक पंचायत के सभी किसान भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा उनके कल्याण की जितनी योजनाएं चल रही है, उनके विकास की जितनी योजनाएं चल रही है, उसकी जानकारी उन्हें दी जाए। और मुख्य रूप से ये जो फसल बीमा जो खरीफ का अब शुरू हो रहा है, इस अभियान का सबसे बड़ा लाभ किसानों को मिलेगा कि पंचायत स्तर पर इसकी जानकारी उनको प्राप्त हो जाएगी। थैंक यू सर। लेट्स गो टू भोपाल नाउ।
our media friends at Bhopal. सर नमस्कार। हाँ, आपका this PIB Bhopal, Akhil? हाँ नमस्कार सर। Yeah. हाँ सर। Please, नमस्कार सर। नमस्कार। भोपाल के पत्रकार साथी हैं। yeah, please ask the questions. प्लीज सवाल। हाँ सर, मैं रमेश शर्मा हूं ओपन न्यूज से। मेरा सवाल है सर कि इस समय राष्ट्र की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। बहुत बुरी तरह से वाटर स्कैर्सिटी है, ड्राउट है, किसानों की बहुत हालत खराब है, खेती की स्थिति बहुत गंभीर चल रही है। इन परिस्थितियों में मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपका ये जो प्रोग्राम है ये पूरी तरह से सफल होगा या इनको अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए सफल करने के लिए कोई विशेष योजना कार्यान्वयन करने की भी योजना बनाई जा रही है? ये सही है कि पिछले 2-3 साल से कई राज्यों में मॉनसून उतनी अच्छी नहीं रही और आज देश में 13 राज्यों में सूखे की स्थिति है और जिसमें से 10 राज्यों ने अपने कुछ क्षेत्रों को सूखाग्रस्त घोषित किया है और 3 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने को सूखाग्रस्त तो घोषित नहीं किया, लेकिन वो भी कुछ हिस्सा उनका भी सूखे की चपेट में है। और केंद्र सरकार चाहे पीने के पानी की बात है और चाहे दूसरी सहायता उन लोगों को देने की बात है, वो सारे कार्यों में राज्य सरकारों का पूर्ण सहयोग कर रही है। और राज्य सरकारों से ये कहा गया है कि जिस प्रकार की भी उनको ज़रूरत है, चाहे वो चारे की ज़रूरत हो पशुओं के लिए, चाहे जैसे मैंने कहा पीने के पानी का कुछ राज्यों में और कुछ राज्य के हिस्सों में काफ़ी संकट है, उनमें उनकी मदद करने की बात है, वो की जा रही है। और जैसे आपने पूछा कि क्या कोई ऐसे स्टेप लिए गए हैं, तो मैं बताऊंगा कि जहां ड्रिंकिंग वाटर जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ मंत्रालय है, उसमें अभी कल 823 करोड़ रुपया इन राज्यों के लिए हमने सहायता अर्थ, ताकि वहाँ जो व्यवस्था पीने के पानी की पूरी हो सके, वो रिलीज़ किया है। और इसी प्रकार से 172 करोड़ रुपया जो राज्य सरकारों के पास 1700 करोड़ रुपया अभी है, जो जिसको मैं कह सकता हूँ उन्होंने खर्च नहीं किया, तो उसमें से 10% वो किसी भी काम के लिए खर्च कर सकते हैं, ख़ास तौर पे ऐसी स्थिति में जहाँ सूखा हो या कोई और प्राकृतिक आपदा हो, तो उसके लिए 171 करोड़ रुपया वो हमने कहा है उनको कि उसका उपयोग करें। और 823 करोड़ रुपया कल हमने और दिया है इन राज्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल पूछिए। हाँ बात करिए। जी, मैं पीटीआई से दिलीप बोल रहा हूँ, पीटीआई भोपाल से दिलीप बोल रहा हूँ। मेरा सवाल यह है कि मनरेगा का काफ़ी पैसा बकाया है, 6 महीने से करीब राज्यों का बकाया है, जो मजदूरों को काफ़ी निचले स्तर पर जाता है। सूखे की स्थिति में बहुत हालत भी ख़राब है, तो ये पैसा कब तक रिलीज हो जाएगा मनरेगा का मध्य प्रदेश में? देखिए, अब की बार पिछले 5 साल की अगर आप तुलना करें तो मनरेगा ने इस साल मनरेगा के माध्यम से 229 करोड़ मैन डेज का काम किया है और ये पिछले 5 साल में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है एक किस्म से। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो आवंटन था इस बार, क्योंकि मनरेगा आपको सबको पता है डिमांड ड्रिवन है, तो मनरेगा के माध्यम से जो हमारे को अब की बार 41,000 से ज़्यादा 41,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा मनरेगा के माध्यम से खर्चा गया है। जैसे मैंने बताया, परसेंटेज ज़्यादा होंगे तो खर्चा भी ज़्यादा बढ़ेगा। और 8,000 करोड़ का राज्यों की मांग थी कि हमारे को जो पीछे की जो
पेमेंट है वेजेस की वो करनी है तो उसके लिए पैसा दिया जाए। हमने 12,000 करोड़ रुपया 3 दिन पहले सभी राज्यों को जिन जिन की मांग थी उनको रिलीज़ किया है और 12,000 में से जैसे मैंने कहा 8,000 करोड़ वेजेस का वो बकाया जो उनका था वो दे सकेंगे और आगे भी अप्रैल और मई के अंदर वो ताकि काम उसी रफ्तार से होता रहे ये व्यवस्था के लिए भी 3,000 करोड़ रुपया हमने उनको दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राम उदय का जो कार्यक्रम आपने चलाया है ये शुरू करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में 21 तारीख से उज्जैन कुंभ चालू होने वाला है। इसके अलावा फसलों की कटाई भी चल रही है, किसान अपने अपने कामों में व्यस्त हैं और आपका पूरा कार्यक्रम जो है किसानों पर केंद्रित है। क्या आप इन हालातों में अपने कार्यक्रम को सफल बनाएंगे या किसानों का काम प्रभावित करके उनको अपने यहाँ आने को मजबूर करेंगे? अगर आप इस बात को समझते हैं कि ग्राम पंचायत इस बार ग्राम पंचायतों की भूमिका से बढ़ के हमने ग्राम सभा का आयोजन करने का राज्य सरकारों को कहा है और ग्राम सभा का मतलब ये है कि जो 2,292 करोड़ रुपया सीधा पंचायतों को जाएगा, साधारण से साधारण छोटी से छोटी पंचायत को भी 80 लाख रुपए सीधा पंचायत में जाएगा, उस पैसे का सही इस्तेमाल हो सके और वो इस्तेमाल सिर्फ ग्राम पंचायत ही नहीं बल्कि ग्राम सभा ये चिन्हित करे कि ये बड़े प्रोग्राम हैं हमारे गांव के विकास के लिए, इनको प्राथमिकता के आधार पे दिया जाए। तो इसलिए ये आप ये ना लगाएं कि जहाँ किसान, मैं भी किसान हूँ, मुझे पता है जहाँ फसल कटेगी शाम को बैठेंगे ग्राम सभा, रात को तो फसल नहीं कटती, शाम को ग्राम सभा में बैठेंगे और वो अपने निर्णय लेंगे और उन्हीं निर्णय को जानने के लिए हमने ग्राम सभाओं का आयोजन किया है और उसी निर्णय को एक अमली रूप देने के लिए प्रधानमंत्री 24 अप्रैल को ग्राम सभाओं को, देश की सभी ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे। Please link it to Patna, please now. Thank you, friends. Patna. Yeah. Dinesh. हेलो, मैं सत्यव्रत। Yeah. हाँ सर। Yeah. Please ask the मैं- question. Yeah. हाँ, मैं सत्यव्रत हूँ, बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर से यहाँ पे। आपने कहा कि 13 राज्यों को अभी तक सूखा से प्रभावित हैं, तो क्या मनरेगा का पैसा और बढ़ाया जा सकता है? इस बार जो वेज मिलता है मनरेगा का वो बढ़ाया जा सकता है? और दूसरा सवाल ये है कि बिहार में पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में इसका कैसे आयोजन होगा इस आपके पूरे ग्राम सभा का यहाँ पे? जहाँ तक मनरेगा का पैसा बढ़ाने की बात है, हमने जिन राज्यों में सूखा की स्थिति घोषित की गई राज्य सरकारों द्वारा, उन सारे क्षेत्रों में मनरेगा का 100 दिन का जो काम कर लेगा उसको 150 दिन तक 50 दिन का एक्स्ट्रा अतिरिक्त काम करने का प्रावधान किया था 2015-16 के लिए, और उसको अब हमने खुद निर्णय लेके 2016-17 तक भी उसको आगे हमने उसको मंजूरी दी है और सभी राज्यों को ये छूट है कि जहाँ जहाँ सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं उनमें मनरेगा 150 दिन का काम दे सकती है। जहाँ तक पंचायतों के इलेक्शन की बात है, ये सही है कि कुछ राज्यों में पंचायत इलेक्शन हैं और हमने कोशिश ये की है कि ग्राम सभा एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई चुनाव नहीं होता। ग्राम सभा का मतलब गांव के कोई भी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने हिस्सेदारी ले सकते हैं, उनके माध्यम से उनके विचारों को जानने की। जहां पंचायत है नहीं है या पंचायतों के चुनाव हैं, वहाँ ग्राम सभाओं को हम आमंत्रित करेंगे कि वो अपने विचार रखें कि किस प्रकार से एक साल में गांव में जो पैसा सीधे तौर पे उन गांव को जा रहा है उसका कैसे प्रयोग हो। अगर उसका उचित प्रयोग होगा तो गांव का विकास निश्चित रूप से ज़्यादा तेज़ी से होगा। आपका अगला सवाल प्लीज।
सर, मैं पंकज दैनिक भास्कर से हूँ। मेरा सवाल है कि ग्राम सभा पहले भी होती रही है, तो इसमें नया क्या होगा कि पहले भी योजनाएं ली जाती है ग्राम सभा के माध्यम से, तो इस बार क्या नया होगा? देखिए, अगर मेरी जानना चाहें, मैं भी, मेरा राजनीतिक जीवन मैंने भी ग्राम सभा से ही शुरू किया। मैं जानता हूं कि ग्राम सभा कभी ग्राम पंचायत पूर्ण रूप से नहीं बुलाती। अब की बार यही कोशिश है कि पंचायत से ऊपर उठ के ग्राम सभा को बुलाएं और ग्राम सभा के माध्यम से जानने की कोशिश करें कि उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। सरपंच और ग्राम पंचायत की प्राथमिकता अलग हो सकती है, ग्राम सभा की प्राथमिकता अलग हो सकती है। इस चीज़ को जानने के लिए और उसी पे अमल करने के लिए ये हमने अभियान ग्राम उदय से और भारत उदय का शुरू किया है, जिसमें गांव के लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई प्राथमिकताओं को जानने की हम कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनी क्वेश्चंस? धर्मेंद्र बोल रहा हूँ आकाशवाणी से। ये माननीय कृषि मंत्री जी से मेरा सवाल है, ये बिहार में प्रधानमंत्री कृषि फसल बीमा योजना के तहत कितने लोगों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है, कितने को किया गया है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इस खरीफ के मौसम से शुरू होगा और सभी राज्य सरकारों ने इसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। पूरे देश के अंदर चूँकि इसमें बहुत विसंगतियाँ थी, इसके कारण किसान का आकर्षण कम होता जा रहा था। पूरे देश में जो किसान है, मात्र 20% किसान ही कृषि बीमा योजना कराते थे और कुल जो खेती होती थी उसका 23% एरिया ये बीमा के अंदर लोग लाते थे। उन विसंगतियों को दूर करके ये नया जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आया है, इस संबंध में ग्राम स्तर तक जानकारी देने का पहले से भी चल रहा है। देश के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में, जिला केंद्रों में किसानों की सभाएं हो रही हैं। उसमें राज्य सरकार के अधिकारी, हमारे कृषि वैज्ञानिक, बीमा कंपनी के अधिकारी जा रहे हैं और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी इस देश में 4 बड़ी बड़ी रैलियां की है। तो ये अधिक से अधिक लोग उसमें आ जाए और हम तो चाहते हैं कि हर राज्य के अंदर जितने खेती करते हैं सब अपना बीमा कराए। ये बोझ राज खजाने पर पड़ेगा, उसको भी हमारे प्रधानमंत्री जी उठाने के लिए तैयार है कि चाहे जितना भी बोझ पड़े, जो राज खजाना है उसमें किसानों के गाढ़ी मेहनत की कमाई का पैसा ही है, तो चाहे जितना बोझ पड़े, देश के किसानों को आपदा के कारण जो भविष्य की खुशहाली पर प्रभाव पड़ता है उसको सुरक्षित रखने के लिए ये सबसे अच्छी योजना देश में चली है। राज खजाने पर चाहे जितना भी बोझ पड़े सरकार उठाने के लिए तैयार है, लेकिन 100% किसान यदि कराए, हमारी ये शुभेच्छा है। थैंक यू फ्रेंड्स। लेट्स गो टू जम्मू प्लीज। लेट्स गो टू जम्मू। मेरा नाम रोहित जंडियाल है, मैं दैनिक जागरण न्यूज़पेपर से हूँ। मेरा क्वेश्चन कृषि मंत्री जी से है। मंत्री जी, जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर आप देखें कि जहाँ की जो बॉर्डर है, जो पाकिस्तान के साथ सटा हुआ है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है चाहे LOC है, जहाँ पर जो हजारों किसान रहते हैं जिनकी जो भूमि है वो हमेशा अफेक्टेड रहती है, ना वो खेती कर पाते हैं गोलीबारी से, ना कुछ भी नहीं कर पाते और उन्हें हर साल नुकसान होता है लाखों रुपयों का। लेकिन आज दिन तक उनके रिहेबिलिटेशन के लिए या उनके नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र ने आज दिन तक कोई भी नीति नहीं बनाई। क्या आपकी सरकार से क्या कोई उम्मीद है कि वो इसमें कोई नीति बनाएगी? किसान कल्याण की जितनी योजनाएं हैं वो देश के सभी राज्यों के लिए है और जम्मू कश्मीर या अन्य जो पहाड़ी राज्य हैं उनको सभी योजना में हम 90% की सहायता देते हैं। बाकी राज्यों में तो सिर्फ 60% सहायता देते हैं, वहाँ तमाम योजनाओं में हम 90% की सहायता देते हैं। और नई नई योजनाएं जो हमने चलाई है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, कल से हम बैठक ले रहे हैं, उसमें जम्मू कश्मीर के भी सभी कृषि अधिकारी आए हुए हैं। इसके पहले भी मैं जम्मू कश्मीर के अंदर गया हूँ, वहाँ के कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री के साथ हमारी बैठक हुई थी और तमाम योजनाओं का लाभ जम्मू कश्मीर के किसान उठा रहे हैं
और मोदी सरकार आने के बाद सबसे पहले जिन सीमावर्ती जिलों की आप बात करते हैं, अनंतनाग जिलों में मुझे जाने का अवसर मिला और हमने एक 50 करोड़ रुपए का केसर पार्क भी वहाँ बनाया है और उसके माध्यम से केसर की खेती के लिए भी जो कश्मीर की घाटी के किसान हैं हम उनकी मदद कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्टिकुलरली जो जम्मू प्रोविंस की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर जैसे जो अपना आरएसपुरा एरिया है, जहाँ बिश्नाप पुंछ का एरिया है, सारे जितने भी एरिया में इनकी बात कर रहा हूँ, इनके लिए कोई भी आजीविका स्कीम नहीं है। नहीं, हम कृषि मंत्रालय के अंदर हर इलाके के लिए स्कीम है, हर क्षेत्र के लिए स्कीम है, क्रियान्वयन राज्य सरकारों के माध्यम से होना है। अगला सवाल पूछ लीजिए कोई। मेरा क्वेश्चन माननीय मंत्री जो पंचायती राज है उनसे है। मैं अर्तीफ शर्मा ट्रिब्यून न्यूज़पेपर से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लास्ट पंचायती इलेक्शन हुए थे जम्मू एंड कश्मीर में 2011 में, और जबकि इलेक्शन इस साल ड्यू भी हैं, पर पिछले 5 साल में अगर देखें तो एक दर्जन से ज़्यादा जो इलेक्टेड पंचायत मेंबर्स हैं उनकी किलिंग हुई है बाय टेररिस्ट। सो आपकी, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी है ये तो होम मिनिस्ट्री का स्ट्रेट सब्जेक्ट है, मैं मानता हूँ उसको, सब्जेक्ट मैटर है, बट आपकी मिनिस्ट्री इन कोऑर्डिनेशन विद होम मिनिस्ट्री क्या करने जा रही है टू रिस्टोर द फेथ ऑफ द पीपल एज वेल एज द कंटेस्टिंग कैंडिडेट, सो दैट के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा नंबर में आए इलेक्शंस में, जो आने वाले इलेक्शंस हैं इस बार। देखिए, जम्मू कश्मीर की स्थिति को देखते हुए अगर आप पिछले पंचायती राज के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके चुनाव हुए, उनमें लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जम्मू कश्मीर जो हमारा बॉर्डर स्टेट है उसमें 70% से ज़्यादा मतदान होना पंचायत चुनाव में, और उसके बाद फिर असेंबली के जो चुनाव हुए उसमें, ये अपने आप में ये लगता है कि लोगों का जो विश्वास है वो प्रजातंत्र में यूँ ही है। बेशक कई तरह के उनको थ्रेट भी किया गया, उनको डराया गया और इलेक्शन में भाग ना लें इसके लिए कहा गया, और कुछ जगहों पे सरपंचों की हत्या भी हुई है, लेकिन लोगों का अटूट विश्वास प्रजातंत्र में है और यही प्रजातंत्र की और हमारे देश की एक मजबूती का कारण है। एनी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम जम्मू? मंत्री जी, एक क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में आप देखो कि जो नेचुरल कैलामिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं। अभी 2014 की आप बाढ़ देख लीजिए, तब भी फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ था। लेकिन आप ये चीज़ देखिए कि अभी जो फसल बीमा योजना की बात चल रही है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, अभी इसे मंजूरी मिली है राज्यपाल शासन के दौरान, लेकिन उसमें जो है कि अभी फर्स्ट ईयर में सिर्फ 10% किसानों को ही उसमें शामिल किया जा रहा है। आपको कब तक लगता है कि कब तक इसमें 100% जो किसान है उन्हें इसका लाभ मिलेगा? नेचुरल क्लाइमेटी में अभी तक इस 2 वर्ष के अंदर सबसे ज़्यादा सहायता यदि किसी राज्य को दी गई है तो उस राज्य का नाम जम्मू और कश्मीर है। जहाँ तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सवाल है, अभी तक पूरे देश में 20% किसान ही बीमा कराते थे। हमने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है और आप जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर भी आप पता करेंगे पिछले 30 तारीख से जो हर जिला में कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ किसान, कृषि वैज्ञानिक, राज्य के कृषि अधिकारी और बीमा कंपनी के अधिकारी जाकर किसानों को जागरूक कर रहे हैं। और हमारा लक्ष्य 10% नहीं है, हमारा लक्ष्य तो 50 तक बढ़ने का है। लेकिन शुभेच्छा ये है कि जितना किसान है सब फसल बीमा कराए, ये हमारी शुभेच्छा है और ये हम चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है। Thank you, friends. Thank you, friends from Jammu. Please keep Lucknow ready. Meanwhile, I will take 1 or 2 questions from here, if you have any. Do you? Yeah, 88. आप दोनों मंत्रियों से मेरा सवाल है कि ग्रामोदय एक सराहनीय काम है सरकार का, लेकिन अधिकांश गांव कहा जाए, भारत के अधिकांश गांवों में ना कोई ग्राम सभा का एक ऑफिशियल कोई बिल्डिंग है, यानी कम्युनिटी सेंटर है, ना कृषि केंद्र है। तो इस आयोजन को कैसे वहाँ तक ले जाएंगे आप?
क्या किसी चौपाल में लगाएंगे या पेड़ के नीचे लगाएंगे, कैसे इसको ले जाएं? क्योंकि कोई भी बिल्डिंग ऐसा नहीं है कि गांव में जाके वहाँ आप रुकें और लोगों को बताएं। एक तो जहाँ ग्राम सभा का सवाल है, जिन ग्राम पंचायतों में भवन है वहाँ भी उस भवन में तो ये संभव नहीं होगा, क्योंकि जो पंचायत भवन है वो उसमें 100-150 लोग बैठ सकते हैं और इस ग्राम सभा में सभी ग्रामवासियों को आना है। तो इसलिए ग्राम सभा का भवन है तब ये बैठक हो पाएगी, इसका संबंध इससे नहीं। बाकी आप ये तो गांव को अगर कोई समझता है अच्छी तरीके से तो कहीं भी बैठ सकते हैं। जब बैठने की बात आती है तो वो ये नहीं देखते कि ऊपर छत है नहीं है। ये संख्या हाँ, संख्या बड़ी है, इसीलिए जो जैसे ठीक कहा मंत्री जी ने, जो हमारे ग्राम पंचायत भवन है या कम्युनिटी सेंटर हैं वहाँ तो 2 कमरे या 3 कमरे का प्रावधान होता है, उसमें तो नहीं बैठ सकते। तो कोई पीपल के नीचे, कोई बड़ के नीचे, कोई कहीं, कोई स्कूल में, गांव का स्कूल सबसे उपयुक्त है अगर स्कूल की बिल्डिंग अच्छी है तो ये कोई समस्या नहीं। जब ग्राम सभा के बैठने की बात आती है तो लोग अपना इंतज़ाम भी आप ही कर लेते हैं और पंचायत को भी करना पड़ता है। बिल्डिंग तो होनी चाहिए जहाँ लोग बैठ सके। पटवारी नहीं है, ये तो चलता है, कई गांव में पटवारी नहीं है, सारी योजनाएं वहाँ ठप पड़ी हैं। बहुत से राज्यों ने, अगर आपको पता हो, बहुत से राज्यों ने ग्राम सचिवालय की कल्पना की है और काम शुरू किया है। ग्राम सचिवालय एक ऐसी एक जगह होएगी जहाँ हर किस्म की सुविधा, हर गांव का पटवारी भी वहाँ बैठेगा, वहाँ आशा वर्कर भी वहाँ बैठेगी, वहाँ कोऑपरेटिव का भी वहाँ होगा, ग्राम सेक्रेटरी जो है वो भी वहाँ होगा और जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है ADO वो भी वहाँ बैठेगा। ये इस तरह का है कल्पना। कई राज्यों में ये शुरू भी हुआ है और हम तो यहाँ तक भी सोचते हैं कि बहुत से ऐसे प्रावधान भी किए गए हैं, पंचायतों ने खुद कोशिश करके किया है, जहाँ एक अच्छा जिसको हम ये कह सकें कि सभा करने के लिए या बैंक्वेट हॉल को शादी करने के लिए, इस तरह के भी प्रावधान पंचायतों में किए गए हैं। चौधरी साहब, मेरा सवाल है, रवि त्रिपाठी हूँ जी न्यूज़ से, कि महाराष्ट्र में भी सूखा हर साल पड़ता है और बुंदेलखंड में भी। क्या कोई ऐसा एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है सरकार की तरफ से इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालने के लिए? इस बार आप लोग लगातार DM से भी संपर्क में है, बुंदेलखंड को लेकर भी प्लान बन रहा है, कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालने की बात हो रही है क्या? कोई प्लान बन रहा है क्या? एक तो प्रधानमंत्री जी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, दीर्घकालीन योजनाएं बनाई जा रही है, लेकिन मोदी सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की जो रूपरेखा तैयार की गई, डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान बनाने का, और उसमें सभी राज्यों को निर्देशित किया गया कि सबसे पहले जो सूखाग्रस्त जिले हैं या ब्लॉक हैं उनके लिए डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान बनाना है। और मुझे खुशी है कि हमारी जो बैठक चल रही है उसमें बताया गया है कि 150-200 जिलों का डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान बन चुका है और दीर्घकालीन और भी उसकी योजनाएं बने। स्वयं प्रधानमंत्री जी उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कल दिन भर उसकी बैठक हुई है और उसमें भी कई योजनाएं बनाई गई है। लेट्स गो टू लखनऊ नाउ प्लीज। लखनऊ। मैं अजीत हूँ, अमर उजाला से अजीत बिसारिया। मेरे 2 सवाल हैं, कृपया उनको एक ही माने, क्योंकि एक सवाल पूर्व में पूछे गए सवाल का हिस्सा है कि क्या 150 दिन का काम जो मनरेगा के तहत दिया जाएगा वो गैर सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए भी है? दूसरा मेरा सवाल यह है कि केंद्र सरकार राज्यों को पैसा तो देती है, खासकर मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, लेकिन प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं करती, जिससे वो पैसा सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है इसका पता नहीं चल पाता। जैसे 2 साल पहले 75 जिलों में एक वृद्धाश्रम खोलने के लिए पैसा दिया गया है, लेकिन एक भी जिले में अभी तक वृद्धाश्रम यूपी में चालू नहीं हो पाया है। इसके कारणों पर हम नहीं जाना चाहते हैं यहाँ, क्योंकि वो बेहद शर्मनाक और अफसोसनाक हैं। ये बात सही है कि योजनाओं का लाभ लाभान्वित तक पहुंचना एक बड़ा विषय है हिंदुस्तान के अंदर, किसी राज्य में ज़्यादा किसी में कम, और बिहार और उत्तर प्रदेश इससे ज़्यादा प्रभावित है और इसीलिए तमाम योजनाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत जोड़ा गया है। और कल भी आपने देखा होगा कि बुंदेलखंड के लिए जो 1300 करोड़ रुपए का पैकेज हुआ है
उसमें सीधा है कि सीधे किसान के खाते में जाएगा, क्योंकि इसके पहले का जो अनुभव है कि 2800 करोड़ रुपए जो राष्ट्रीय आपदा कोष से दिए गए, मैं खुद मुरादाबाद जिले में गया था और जो पीड़ित थे उसमें से बड़ी संख्या में लोग कहते थे कि हमको नहीं मिल पाया, इसलिए डीबीटी के माध्यम से अब सब को देने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। यह जो आपने मनरेगा के 150 दिन का जो सवाल उठाया है उसमें सीधा है, आपदा सिर्फ सूखा नहीं, आपदा तो कोई भी हो सकती है। तो किसी भी आपदा की स्थिति में अगर नुकसान है और वहाँ कोई काम करने का साधन नहीं बचा लोगों को, तो उस स्थिति में हम 150 दिन 100 दिन को 150 दिन बढ़ा देते हैं। अगला सवाल सर, मैं सुनील शुक्ला हूं लखनऊ से। अभी आपने कहा सर कि मेरा सवाल पंचायती राज मंत्री से है कि आप इस अभियान के दौरान पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना भी आपका लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश में अभी हाल में ही में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए। चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर शिकायतें मिली और बेईमानी शैतानी का आरोप लगे, खास तौर से उन पदों के चुनाव के लिए जिनका चुनाव सीधे नहीं होता बल्कि अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, खास तौर से क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का चुनाव और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव। मेरा सवाल सीधा यह है कि क्या इन दोनों पदों के चुनाव में की प्रक्रिया में कोई संशोधन करके इन्हें भी सीधा चुनाव कराने पर सरकार कोई विचार कर रही है? देखिए, सवाल ये सारे देश का ही है और बहुत से राज्यों में चाहे राज्य सरकारों से ये सुझाव ना आए, लेकिन जनप्रतिनिधियों से ये सवाल आए हैं कि जिला परिषद के मुखिया का चुनाव और ब्लॉक समिति के मुखिया का चुनाव सीधा होना चाहिए। लेकिन आपको भी पता है ये स्टेट सब्जेक्ट है पंचायती राज, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बिंदु हैं इसके अलावा भी जिन पे हम सोच रहे हैं कि कोई एक ऐसा मॉडल एक्ट हम लेके आएँ जो राज्य सरकारें भी उसको अपनाएं और जिस प्रक्रिया से सीधा प्रजातंत्र में लोगों को शक्ति हो चयन करने की, वो ज़्यादा अच्छी पद्धति हो सकती है। मेरा खुद का भी ये मानना है। प्लीज आस्क योर नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं अजीत कुमार हूँ हिंदुस्तान अखबार से। मेरा सवाल राधा मोहन सिंह जी से है कि मोदी सरकार के 2 साल होने जा रहे हैं, महीने भर बाद पूरे हो जाएंगे। किसान की दशा में आज भी सुधार नहीं हुआ है, खास करके जो उनको वाजिब मूल्य मिलना चाहिए उनके उत्पाद का, वो आज तक नहीं मिल पाया। क्या केंद्र सरकार ने इस पे कौन सी कोई योजना तैयार की है? हम आपके इस विचार से सहमत हैं कि किसान की हालत बहुत खराब है और ये जो खराब है, हमने जो बुनियाद रखी थी उसका वो परिणाम है। अब इस 1.5-2 बरस के अंदर जो हमने बुनियाद रखी है उसके कुछ परिणाम की ओर आपको हम ध्यान ले जाना चाहते हैं। यदि आप गांव जाते होंगे और न भी जाते होंगे तो पिछले मोदी सरकार के बनने के पहले और उस वर्ष का यदि अखबार पढ़े होंगे तो हिंदुस्तान के सभी राज्यों में जहां यूरिया बिकती थी वहां लाठियां चलती थी और कई राज्यों में तो हवाई फायरिंग होती थी, क्योंकि यूरिया का जो उत्पादन होता था 30% वो चला जाता था केमिकल फैक्ट्रियों में। मोदी सरकार ने पहले वर्ष में घोषणा की, पहली बार कोई सरकार ऐसी आई देश में कि जिसने कहा कि हम 1 बरस में देश में नीम कोटेड यूरिया तैयार करेंगे ताकि उसका दुरुपयोग न हो। और 1 बरस के अंदर एक काम किया और उसका परिणाम दूसरे वर्ष में मिला कि किसी राज्य सरकार ने न यूरिया की मांग की, न ही किसी अखबार में खबर आया जो कहीं लाठी चली या गोली चली। सरकार ने कहा और अब एक यूरिया का उत्पादन नीम कोटेड हो रहा है और 30% जो दुरुपयोग हो रहा था वो बंद हो गया और यूरिया की खपत भी कम हो गई। यदि 100 किलो यूरिया लगता था तो 90 किलो यूरिया मिल रहा है। इसी तरह से एक दूसरी बात सीधे कृषि से संबंधित नहीं है, लेकिन किसान की बेटी गांव के स्कूल में जाती थी। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा इन बेटियों के लिए हर स्कूल में अलग शौचालय बनेगा। यदि एक आध राज्य को छोड़ दिए जहां 98% बना, नहीं तो 100% ये काम हुआ। इसी प्रकार से जो गांव में किसान हैं, एक परिवार में 4 बच्चे हैं और सब कृषि पर आश्रित नहीं रह सकते हैं और उनको लोन
10,000, 20,000, 30,000, 40,000 जो छोटे छोटे कारोबार करते थे नहीं मिल पाता था। अभी जो 5 दिन पहले का रिपोर्ट है कि 2.5 करोड़ ऐसे लोगों को, गरीब किसान परिवार के नौजवानों को मुद्रा बैंक के तहत लोन मिला है। आपको इस बात की भी जानकारी लेना होगा कि इस देश के अंदर द्वितीय हरित क्रांति, पहली हरित क्रांति के बाद असंतुलित उर्वरकों के प्रयोग के कारण हजारों एकड़ जमीन, मिट्टी या तो मर गई नहीं तो बीमार थी। 2007-8 में इसकी चिंता की गई थी, लेकिन चिंता भर की गई थी। इस सरकार ने कहा कि हम 3 बरस में सबको सॉइल हेल्थ कार्ड देंगे। बाद में फिर अपने लक्ष्य को आगे नहीं बढ़ाया, कम किया कि 2 वर्ष में 15, 16 और 16-17 में हम देंगे। और कल राज्यों के अधिकारियों के साथ मेरी बैठक हुई है, 4.5 करोड़ किसानों को इस वित्तीय वर्ष में, उसके लिए सिंपल उन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं। 3 करोड़ में बांटे जा चुके हैं, बाकी टेस्ट में है। और आप नोट कर लीजिए कि 31 मार्च 17 तक देश के 14 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड मिलेगा और हर 2 साल पर उसका रिन्यूअल होगा। और आपको ये भी पता है कि देश के अंदर कुछ राज्य को यदि छोड़ दे तो किसानों के खेत के लिए बिजली की बात तो छोड़ दें, उसके घर में बिजली नहीं थी। पहली सरकार कोई आई और प्रधानमंत्री ने कहा लाल किले से कि 1000 दिन में करेंगे। जून 18 में आप देखिएगा कि हिंदुस्तान के हर गांव में और खेती के लिए अलग से कृषि फीडर जाएगा। आपने शायद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अध्ययन नहीं किया है। जितनी विसंगतियां थी, कैपिंग थी, किसान का जितना नुकसान होता था नहीं मिलता था, प्रीमियम ज़्यादा था, भुगतान में देरी होती थी, सब विसंगतियों को दूर कर इस योजना को लाया गया है। और इसलिए एक शब्द में मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि किसी को दिखाई नहीं देता है तो बार बार मैं कहता हूँ कि मोदी सरकार ने क्या किया 1.5 वर्ष के अंदर, 2 वर्ष के अंदर, यदि दिखाई नहीं देता है तो ऐसे लोगों को मैं ज़्यादा समझाने के बदले सिर्फ इतना कहता हूँ कि अभी मैं बरेली गया था, वहाँ चर्चा होती थी कि बरेली का सुरमा, उसमें इतना मेरिट है कि ज़्यादा दिखाई देता है। तो शायद उसका उपयोग करने के बाद ये सारी बातें किसी को दिखाई निश्चित रूप से देगा। और हमारे विरोधियों को भी अब खोजना पड़ता है, दिन भर घूमते रहते हैं, खोजते रहते हैं कि क्या इस सरकार की विसंगति को निकाला जाए। तो कुल मिला जुला कर सरकार बनते जो हमने बुनियाद रखी है, कुछ के परिणाम प्रकट हो रहे हैं और बाकी के परिणाम भी प्रकट होंगे। लेट्स गो टू रांची प्लीज। रांची, थैंक यू फ्रेंड्स। मैं पूछूं क्या? हाँ पूछिए। जी सर। हाँ प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम आनंद मिश्रा हुआ। एक मिनट में आने दीजिए। हाँ पूछ लीजिए, सवाल पूछ लीजिए। आनंद मिश्रा दैनिक जागरण से हूँ। मेरा सवाल राधा मोहन जी से है। सुखाड़ पे भी आप बातचीत चली, आपने खुद झारखंड आके सुखाड़ का जायजा लिया था राधा मोहन जी, और आपने यहाँ से प्रस्ताव मांगा था झारखंड सरकार से सुखाड़ की बाबत। 2200 करोड़ रुपए का करीब प्रस्ताव दिया गया और केंद्रीय मदद 360 करोड़ की मिली। क्या ये मदद पर्याप्त रही? क्या बोले, एक बार और जरा बोलिए। आप झारखंड आए थे, आपने सुखाड़ के बाबत झारखंड से प्रस्ताव मांगा था। 2200 करोड़ झारखंड के विषय में जी जी रांची से 2200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया था। 360 करोड़ रुपए की केंद्रीय मदद मिली। क्या ये पर्याप्त रही? हम ये जब किसी भी राज्य में आपदा आती है तो 4 ऐसी आपदाएं हैं जिसका कृषि मंत्रालय कोऑर्डिनेट करता है। सूखा, ओला, पाला और कीड़ा। वहाँ से एक मेमोरेंडम आया था 1300 करोड़ रुपये का सूखा से संबंधित, और मैं स्वयं गया था और टीम हमारी गई थी। और वो जो मेमोरेंडम आता है राष्ट्रीय आपदा कोष के जो नॉर्म्स हैं उसके आधार पर, फिर उन्होंने एक बढ़ाकर बाद में उसको 2200 किया। इसमें जो राष्ट्रीय आपदा कोष से संबंधित थे उतनी राशि हमने दी, बाकी अन्य महत्वों से संबंध था, जैसे जल का संकट था या राज्य के अंदर कुछ दीर्घकालिक योजनाओं के लिए उन्होंने मांग की थी। लेकिन आपदाओं के एक अलग नॉर्म्स है और उस नॉर्म्स के तहत झारखंड ही नहीं, देश का कोई भी राज्य यदि मांगता है तो उस नॉर्म्स के मुताबिक पैसे देते हैं।
कई राज्य ऐसे हैं कि उसी नॉर्म्स के मुताबिक मांगते हैं और कई राज्य अपनी कई योजनाओं के लिए भी मांग कर देते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय आपदा कोष है गृह मंत्रालय के अंदर उसके नॉर्म्स हैं और उसके नॉर्म्स के मुताबिक उस राज्य को पर्याप्त राशि दी गई थी। प्लीज आस्क योर नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इंदुकांत दीक्षित हूँ, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से। पहले तो मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को इस चीज के लिए धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इस तरह का इंटरैक्शन रीजनल जर्नलिस्ट के साथ भी रखा। मैं सवाल करना चाहूंगा श्री राधा मोहन सिंह जी से कि मोदी सरकार जब बन रही थी तो प्रधानमंत्री जी ने ये बड़े पैमाने पर पूरे देश में कहा कि देश में अब जो सरकार बनने जा रही है उसमें किसान अपनी फसलों का मूल्य तय करेंगे, तो उस मामले में क्या प्रगति हुई? दूसरा, ऑर्गेनिक कृषि और सॉइल कार्ड की बात है, तो ऑर्गेनिक कृषि को भी बड़े पैमाने पर देश में फैलाने का प्रसार करने की बात थी। जैसा आपने कहा कि बहुत जगहों पे भूमि नष्ट हो गई थी अनाप शनाप उपयोग से रासायनिक खादों के, तो उसमें कितनी प्रगति है? और सॉइल कार्ड के मामले में मैं स्पेसिफिक जानना चाहता हूं कि सॉइल कार्ड झारखंड में कितना बना है और एक फसल की जो स्थिति है, जो एक फसल केवल झारखंड में होता है, उसको 2 फसल के लायक किसानों को बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए? प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के पहले जो बात कही थी, शायद आपके संज्ञान में ठीक से नहीं है। किसान दाम तय करेगा ये उन्होंने नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि किसान का जो लागत है उससे 1.5 गुना उसको मुनाफा ज़्यादा मिलना चाहिए। और अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो कहा है कि 5 वर्षों में उसको 2 गुना किया जाए। और इस संबंध में आपको हम बताना चाहेंगे कि सरकार ने उत्पादन लागत कम हो, हर खेत को पानी, ये योजना देश में प्रारंभ की है। इसके अलावा पूर्वी राज्यों में द्वितीय हरित क्रांति के लिए अलग से विशेष कार्य योजना प्रारंभ की है। इसके अलावा दलहन के लिए विशेष राज्य सहायता देकर उत्पादन बढ़ाने की नई योजना शुरू की है। उत्पादन का लागत कम। दूसरा, जो किसान को इनपुट कॉस्ट है वो कम हो, और इसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड, ताकि किसान को पता चले कि हमारे खेत में कितनी दवा और कितना भोजन यानी खाद देना है। अभी अंधाधुंध प्रयोग करते हैं। यदि किसी का पड़ोसी 1 बोरा यूरिया डालता है तो उसका जो पड़ोसी है वो हमको ज़्यादा धान खेत में पैदा लेगा तो 1.5 बोरा यूरिया डालता है, उसको पता नहीं कितना देना है। इसी तरह से दवाओं का भी अंधाधुंध प्रयोग कर रहा है। इससे मिट्टी का जो हेल्थ है वो तो खराब होता ही है, लेकिन किसान का लागत भी बढ़ता है। फिर जैविक खेती में लागत कम है, तो पहली बार देश में मिशन मोड में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए भी राज्यों को मदद की गई है। तो इनपुट कॉस्ट कम हो, उत्पादन ज़्यादा हो और बाजार उसको मार्केट अच्छा मिले, अच्छा मूल्य मिले। देश की हालत ये है कि गांव का किसान यदि बाजार में अपना सामान ले जाता है तो उस बाजार, राज्य सरकारें मंडी कानून बनाती है और उस कानून के तहत एक मंडी में 10 लाइसेंसी होंगे और 10 लाइसेंसी जो कीमत बताएंगे उसी कीमत पर अंततः किसानों को बेचना है। उनको पता नहीं देश में कि उसी के राज्य में, देश की बात तो छोड़ दीजिए, दूसरे बाजार में हमारे इस सामान का क्या कीमत है। तो इस सरकार ने पहला काम ये किया, सरकार बनने के बाद सभी राज्यों की बैठक करके कि आप अपने मंडी कानून में 2-3 परिवर्तन करिए। 1 साल तक किसी राज्य सरकार ने नहीं सुनी, लेकिन जो कर्नाटक की सरकार है, जब येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ई ट्रेडिंग प्लेटफार्म बनाने की शुरुआत की थी। फिर बाद में जो कांग्रेस की सरकार आई उसने भी अच्छा मेहनत किया और कर्नाटक के अंदर 40-50 मार्केट को एक ई ट्रेडिंग प्लेटफार्म दिया कि किसी भी मार्केट में कोई किसान जाएगा तो अन्य मार्केट में उसके उस सामान का क्या कीमत है उसको बोर्ड पर दिखाई देगा। फिर लेबोरेटरी के अंदर उसका टेस्ट कर उसका क्वालिटी का स्लिप लगेगा और जो लाइसेंसी है
और 50 मार्केट में कहीं भी खरीदारी कर सकता है, और जो एक मार्केट में सामान ले गया है किसी मार्केट में ई ट्रेडिंग के द्वारा बेच सकता है। और इस पर सरकार ने शुरू की राष्ट्रीय कृषि मंडी बनाने का, और सभी राज्यों को कहा कानून में बदलाव करो, लेकिन करते नहीं थे। लेकिन कर्नाटक में सभी राज्य के कृषि मंत्री और मार्केटिंग सेक्रेटरी के साथ 3 दिन में खुद था, और लगभग कई मार्केट में हम लोग गए, देखे, और राज्य इससे प्रभावित हुए। और आज हम बताना चाहेंगे आपको कि बिहार, पंजाब और केरल को छोड़कर सभी राज्यों ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है, और कई राज्यों ने नियमों में बदलाव कर दिया है। और हम जहाँ जिस राज्य से प्रस्ताव आता है, जितने मार्केट का, हम उनको आर्थिक सहायता करते हैं, आईटी की मदद कर रहे हैं, और एक स्ट्रेटजी पार्टनर भी हमने तय किया है जो उन राज्यों को सहयोग कर रहा है। और आपको जानकर खुशी होगी कि 14 तारीख को 6:30 बजे ये राष्ट्रीय कृषि मंडी को जोड़ने की योजना का माननीय प्रधानमंत्री जी शुभारंभ करेंगे विज्ञान भवन में, और उस दिन देश के 21 मार्केट को हम जोड़ेंगे। 25 सितंबर 16 आते आते 200 मार्केट को जोड़ेंगे, मार्च 17 में 200 को और जोड़ेंगे, और मार्च 18 आते आते देश के प्रमुख 585 मंडियों को एक ई ट्रेडिंग प्लेटफार्म देंगे ताकि किसानों को अच्छा मूल्य मिल सके। इसके अलावा उनकी आमदनी बढ़े। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हाल में 7 सूत्री योजनाएं रखी हैं, जिसमें इसके अलावा जो एलाइड सेक्टर्स है, डेयरी है, पशुपालन है, फिशरी है, मधुमक्खी पालन है, इस प्रकार के जो जिनसे किसान की आमदनी बढ़ सकती है, इसकी भी कार्य योजना कल से हम राज्यों के साथ बैठकर बना रहे हैं। और निश्चित रूप से किसानों की आमदनी बढ़े, इस दिशा में सरकार ने 1.5 वर्षों 2 वर्षों के अंदर जो योजनाएं बनाई है, मैं पहले भी कहा, उसके परिणाम आने वाले समय में निश्चित रूप से प्रकट होंगे। Yeah, we could have taken one question from Ranchi. One more question from Ranchi, please. Yeah. Yes, sir. Good afternoon and Jai Hind to both the ministers and media friends of Different Center. This is Dr. Sushma from Lead Media today. My question is to Rural Development Minister Chaudhary Biren Singh ji. Sir, नदियों का जल स्तर लगातार कम होता जा रहा है, तो क्या अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने की सरकार की कोई योजना है? नदियों को जोड़ने की पॉलिसी का क्या हुआ? यहाँ तक कि झारखंड में भी स्वर्ण रेखा नदी की स्थिति बहुत खराब है। ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था ज़्यादातर ग्राउंड वाटर से है, और ये सही बात है कि जो ही वाटर टेबल नीचे जाती है और एक ऐसी स्थिति भी पैदा होती है जब उसमें फ्लोराइड या आर्सेनिक या हैवी मेटल, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बीमारियां होती हैं, तो उसके समाधान के लिए हमने चिन्हित किए थे कम से कम 60,000 ऐसे क्षेत्र थे, हैबिटेशन थी, जहां इस तरह की पानी नीचे ग्राउंड वाटर से बीमारियां पैदा होनी स्वाभाविक थी। तो वहाँ काफ़ी कुछ काम हुआ है, और पिछले 1 साल में हम 14,000 के करीब ऐसे क्षेत्रों को ठीक पोर्टेबल पानी, अच्छा पानी, शुद्ध पानी पिलाने में कामयाब हुए हैं। और हमारा उद्देश्य ये है कि आने वाले सालों में, क्योंकि भारत देश में अभी भी 85% पीने के पानी की व्यवस्था ग्राउंड वाटर से और 15 सरफेस वाटर से है, हम इसको उल्टा करना जा रहे हैं, और उसके लिए बहुत व्यापक पैमाने पे हमें साधनों को इकट्ठा करना पड़ेगा, और कई लाख करोड़ रुपया इस पे खर्चा आएगा। बहुत से राज्यों ने हमसे संपर्क किया है, और हम उन राज्यों को ये कह रहे हैं कि आपको हम एक्सटर्नल फंडिंग, चाहे वर्ल्ड बैंक हो या IMF हो या दूसरा जायका हो, उनके माध्यम से कराएंगे। और सरफेस वाटर की व्यवस्था जब बनेगी तो उसमें स्वाभाविक रूप से बीमारियां कम होने की संभावना होगी, और पीने के पानी की इस व्यवस्था से मैं ये मान के चलता हूँ कि
ये एक बहुत एम्बिशियस, बहुत बड़ा इसका स्वरूप है, लेकिन इस पे हम सैद्धांतिक रूप से हम इसको माने हैं कि इसके बगैर हम पानी की क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर सकते। लेकिन अब भी जिन राज्यों में ऐसी स्थिति है कि अभी कोई दूसरा इंतज़ाम नहीं हुआ है, वहाँ हमने राज्यों को ये कहा है कि आपके पास जो फ्लैक्सी फंड है जिसका आप 10% तक इस्तेमाल कर सकते हो, वो चाहे आरओ हो चाहे और कोई तरीका हो, उसके माध्यम से आप ठीक पानी की व्यवस्था करें, और उस पे काफ़ी काम भी हो रहा है। लेकिन मैं फिर भी आपको ये कहूँगा कि इस सारे सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है, और सरफेस वाटर से ही, ऊपर के पानी से ही हम लोगों को बीमारी से मुक्त पानी दे सकते हैं, ये मेरा मानना है। Thank you, friends. Let's go to Shillong, please. Shillong. Yeah. Please ask your question. We have only half an hour, so let me finish the regional centers, then I'll come back to you because the lines are booked for half an hour only. Please ask your question. Good afternoon. My name is Raining. I write for the Telegraph. My question to the Union Rural Development Minister is, it has always been observed by the center that Meghalaya failed to utilize fund. So in this regard, I wanted to know how much fund the center has given to Meghalaya for the current fiscal year, and how much in the last year for the rural development, especially NREGA. As far as NREGA is concerned, this year our total allocation is 38,500 crore, and you know there cannot be any allocation to the states. It is purely a demand-driven scheme, and wherever there is demand is generated, we are to meet that demand. And if Meghalaya is really keen to see that some of the works should be taken under MNREGA, if there would be demand, we would surely be giving all kind of assistance to Meghalaya. Yeah, next question. How much is the demand? Well, my name is Purvasha Bhattacharjee. Yeah. Please repeat. Yeah. My name is Purvasha Bhattacharjee. I'm from I want to No, we can't hear you. Not audible. Please come again. Speak in the mic, please. Yeah, my name is Purvasha Bhattacharjee. I'm from ETV News. I want to know that since we do not have Panchayati Raj system here in Meghalaya, and we have traditional institution, so how you are going to work on this Panchayati Raj system here? Yes, there are 3 states in our country where there is no Panchayati Raj, and they are, these 3 states, Meghalaya is one of them, and there is a separate provision for all these 3 states to compensate them on the same ground as we are sending the funds direct to the panchayats. So that mechanism, as far as these 3 states are concerned, we are to develop that mechanism, and we find that what kind of the funds should be delivered, so that because you have a system of council. So in that case, the council should have the funds available, should have those funds so that they can also work. And that is possible only when the state government, as far as those councils are concerned, they come out with some kind of formula, because 14th Finance Commission has not allocated any fund as far as these 3 states are concerned. But certainly we would see that how funds are made available to these 3 states. Yeah. Next question, please. My question is for Union Agriculture Minister. So we all know that in Northeast, especially in Meghalaya, we have a pity for organic farming. So just want to know, sir, like how you're planning to develop organic farming in Meghalaya, and how much funds have been allocated in this regard? मेघालय के अंदर
ऑर्गेनिक खेती बड़े पैमाने पर गांव में लोग कर रहे हैं। ऐसे पूरे देश के लिए हमारी सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना चलाई है जैविक खेती के विकास के लिए। उसके तहत तो हम राज्यों को आवंटन दे ही रहे हैं। इन पूर्वी राज्यों के लिए अलग से जो योजना चलाई हमने पिछले वर्ष, उसका लाभ आपके राज्य में आप उमियाम जाएं और उमियाम के बगल के 1 दर्जन नदी गांव में जाएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। मैं 7 गांव में मुझे जाने का अवसर मिला है और बड़े पैमाने पर वहाँ की सरकार को हम बधाई देंगे कि जैविक खेती का काम गांव के किसानों को अच्छी सहायता दे रहे हैं। और सिक्किम राज्य ने जब जैविक स्टेट घोषित किया तो मैं 2 रात आपके राज्य में भी था और उमियाम के अंदर था और वहाँ पर आपके राज्य के अधिकारी और कृषि मंत्री और बाद में मुख्यमंत्री जी ने भी मुझे ये बताया कि उनकी भी इच्छा है कि सिक्किम के तरह आपके राज्य को भी जैविक स्टेट घोषित किया जाए। और इस दिशा में मैंने उनसे अनुरोध किया है कि हमारी जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन आप तेजी से करें तो निश्चित रूप से निकट भविष्य में मेघालय को भी वो दर्जा मिल सकता है। Yeah, let's go to Hyderabad now. Thank you, friends. Hyderabad. Yeah, please ask your question. Murthy, please ask your question. Yeah, please. Sir, about the drought, आपका ये ड्राउट के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को फंड्स दे दिया बोल रहे, वैसे ही अपना तेलंगाना को 721 करोड़ पैसे भी दिए, मगर ये फंड्स स्टेट गवर्नमेंट्स वही काम को खर्च कर रहा, नहीं तो कुछ तो भी दूसरा काम को काम शिफ्ट कर रहा है। वैसा कुछ तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से इन्वेस्टिगेशन नहीं है। दूसरा क्या है, ये प्रधानमंत्री फसल योजना के बारे में ये फार्मर को यूनिट से लेना है बोल के कुछ उसके बारे में गाइडलाइंस में कुछ चेंज करना है बोल के है, मगर वो गाइडलाइंस चेंज नहीं करके आप वैसे ही उसको इम्प्लीमेंट कर रहे तो फार्मर को डायरेक्ट कैसा फायदा होता। मंत्री फसल बीमा की जिस दिन हमने घोषणा की उसके बाद आपके राज्य के अधिकारियों से 3 बैठकें हमारे हो चुकी है और कल से भी आपके राज्य के सभी अधिकारी कृषि के दिल्ली में मौजूद हैं, आज शाम तक रहेंगे और उसमें 2-3 बातें राज्य को ही करनी हैं। एक तो जो सामान्य जो फसलें हैं उनका बीमा तो होना ही है, लेकिन हर राज्य के अंदर कौन कौन सी फसल का कवरेज किया जाए ये राज्य सरकार को नोटिफिकेशन करना है। फिर एरिया कि उसकी इकाई क्या होगी, पहले ब्लॉक या 5-7 ग्राम पंचायतों को मिलाकर बनाते थे, अकेला मध्य प्रदेश पंचायत को इकाई मानता था। हमने इस बार आग्रह किया है कि पंचायत तो निश्चित रूप से हो, लेकिन स्थानीय आपदाओं में जो खेत है इंडिविजुअल है उसको भी इकाई बनाया जाए। फिर बीमा कंपनी कौन सी होगी ये राज्य सरकार को ही टेंडर करके बीमा कंपनी तय करना है। फिर जो उसका आकलन करना है, नुकसान का कटाई प्रयोग करना है, आंकड़े भेजने हैं। इसके लिए सभी राज्यों को हमने धन मुहैया कराया है कि जो लेखपाल है, जो नीचे का कर्मचारी है, रेवेन्यू का अफसर है, उसको स्मार्टफोन दिया जाए। हमने मोबाइल ऐप जारी किया है ताकि आंकड़े जल्दी आ जाए। आंकड़ों में भी काफ़ी हेराफेरी के कारण किसानों के भुगतान में विलम्ब होता है, तो उसके लिए स्मार्टफोन से मोबाइल ऐप पर भेजना और हमने किराए पर ड्रोन भी लिया है, हम उसका भी इस्तेमाल करेंगे ताकि सही आंकड़े और समय पर आंकड़े मिल जाए। और उसके अंदर हमने ये भी व्यवस्था की है कि जब तक आंकड़ा नहीं आता है तो आपदा आने के तुरंत बाद 25% का भुगतान किया जाए, लेकिन आंकड़े की प्रक्रिया भी ऐसी हो कि 1 महीने के अंदर उसका पूरा भुगतान हो जाए। ये सारी व्यवस्था हमने की है और क्रियान्वयन में राज्य सरकारों की भूमिका निश्चित रूप से परिणाम को प्रकट करने में ज़्यादा मददगार होगा। Next question, please. Do you have any questions? Yeah, that's all. That's all, sir. That's all. Okay. Let's go to Indore. Indore, please.
अपना प्रश्न पूछिए। इंदौर से राजेश गोयल बोल रहा हूँ। अभी सुप्रीम कोर्ट ने हेलो सुन रहे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कई राज्यों में सूखे और मनरेगा की राशि नहीं देने के मामले में केंद्र सरकार को फटकार लगाई। इसके बाद मनरेगा का फंड जो है वो कुछ रिलीज किया गया राज्यों में, और लातूर जैसी जगहों पर जो है वो ट्रेन के जरिए पानी भेजा जा रहा है। तो क्या केंद्र सरकार इन हालातों का पहले से अनुमान लगाने में असफल रही? और जुड़ा हुआ सवाल इससे दूसरा ये है कि दो राज्यों में भाजपा की सरकार, भाजपा को चुनाव हारने के बाद और सूट बूट की सरकार का टेक चस्पा होने के बाद जो है भाजपा को अब जो है वो गरीब गांव किसान याद आ रहे हैं। और रोहित वेमुला की मौत के बाद दलित वोट पे जो है वो उसको लेने के लिए जो है अंबेडकर जयंती पर महू में जो है आयोजन किया गया जिसमें मोदी जी आ रहे हैं। तो ये गांव किसान दलित का जो एजेंडा जो है भाजपा इसको सेट करने जा रही है क्या? एक तो ये फटकार लगाई, ये आपकी लिखी हुई बातें हैं, कोई फटकार वगैरह की कोई बात नहीं। हमारा जब हमारे राज्य सरकारों से आकलन होता है कि वो अपनी डिमांड भेजती हैं और ये बोलते हैं कि हमने इतना पैसा खर्च कर लिया है, आप कृपा करके इतना और भेज दें, उस वक्त ही और फिर 2 महीने का जो बजट है उसमें जितना प्रावधान है उसके मुताबिक हमने 12,000 करोड़ रुपया, 12,000 से भी कुछ 200 करोड़ ज़्यादा राज्य सरकारों को भेजा है। और किसी की भी आज कोई ये कहे कि हमारी कोई पेमेंट बाकी है, ऐसा नहीं है। और दूसरी स्थिति में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार जो मनरेगा में काम हुआ है वो अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान है। जो आज तक 5 साल में 231 करोड़ मैन डेज या पर्सन डेज का जो काम हुआ है उसमें 41,000 से ज़्यादा रुपया खर्च किया गया है, जिसमें 31,000 करोड़ रुपया सिर्फ वेजेस का है। तो ये कहना कि क्योंकि मनरेगा में लोगों का जब विश्वास, हमने उसको ठीक किया, उसको ट्रांसफॉर्म किया, उसमें कुछ बदलाव किए, तब फिर वो मनरेगा का जो लाभार्थी है वो आगे आया और उसका विश्वास जमा, और इसीलिए आज मनरेगा की डिमांड हर राज्य में बढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। या अगला सवाल पूछ लीजिए। तो जी हाँ मंत्री जी, हमारा सवाल है ये, क्या देश में 2 पिक्चर दिखाई दे रहे हैं? एक लातूर में एक बाल्टी पानी के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, दूसरा टैंकरों से आईपीएल के मैदानों में पानी डाला जा रहा है। इस जल संकट को लेके क्या केंद्र सरकार कुछ कर रही है कि आईपीएल को मैचों को रोका जाए? क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगा चुकी है राज्य सरकारों को, और दूसरा बीसीसीआई पे केंद्र सरकार का कभी बस चला नहीं। तो क्या कुछ इस बारे में बात हो रही कि आईपीएल को मैचों को रोका जाए या दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए? नहीं, जहाँ पर ये चर्चा हुई थी वहाँ के मुख्यमंत्री का बयान आपने सुना होगा। उन्होंने साफ साफ कहा कि हम किसी भी कीमत पर हम पीने का पानी आईपीएल में नहीं देंगे, उनकी मर्जी वो कराए, यहाँ कराए जहाँ जाए, हमको उससे मतलब नहीं है, हम किसी कीमत पर पानी नहीं देंगे। ये आपने वहाँ के मुख्यमंत्री का बयान सुना होगा। जी हाँ सुना था, लेकिन केंद्र सरकार कुछ अपनी तरफ से पहल कर रही है कि बीसीसीआई बात करके इसका लॉन्ग टर्म कुछ सॉल्यूशन देखा जाए, क्योंकि सभी शहरों में ये स्थिति बनने वाली है। Thank you friends, let's go to Ahmedabad, Gandhinagar. मोदी साहब सबसे बड़ी ग्राम सभा करने जा रहे हैं, तो कितने गांव में रेडियो से और कितने गांव में टेलीविजन से सभा संबोधेंगे? और ऐसा कोई रिकॉर्ड मोदी साहब आगामी दिनों में बनाने वाले हैं कि सबसे बड़ी ग्राम सभा उन्होंने बनाई है? ऐसा जैसे हमने बताया आपको कि हमारे देश में 2,58,000 ग्राम पंचायतें हैं, और हमारा प्रयास है ये जिन राज्यों में चुनाव है उनको छोड़ के सभी राज्यों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। और मैं ये मान के चलता हूँ कि इतनी बड़ी एक बार किसी सभा को संबोधित शायद ही
कभी हुआ हो, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होएगा। और इसमें कोशिश जो हमारा 11 दिन का ये कार्यक्रम है, इसमें कोशिश ही ये है कि, और ये मोदी जी की अपनी कल्पना है कि वो ये कह रहे हैं कि आप पंचायती राज दिवस को हर साल दिल्ली में विज्ञान भवन में मनाते हैं, मेहरबानी करके इसको दिल्ली से बाहर निकालिए ताकि लोगों को ग्राम सभा में बैठ के अपने फैसले करने का कुछ मौका मिले, अपनी बात कहने का मौका मिले। और एक ये नई सोच है जिसके सामने हम ये समझते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसे सुझाव, ठोस सुझाव आएंगे जिसमें ग्राम विकास की रफ्तार और तेज हो सकेगी। अगला सवाल है, अभी कितने गांवों में रेडियो से संबोधित करेंगे मोदी साहब, ये जानना चाहता हूँ। ये कोशिश तो यही है कि जहाँ जहाँ रेडियो तो ऐसी चीज़ है, ट्रांजिस्टर जो बिना बिजली के भी काम दे सकता है, और हमारी कोशिश ये है कि हर गांव में जहाँ ग्राम सभा हो उसमें टेलीविज़न भी हो, और टेलीविज़न के साथ साथ अगर रेडियो का भी प्रसारण हो तो उसमें भी कोई, दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन ये राज्य सरकारों को कहा गया है कि दोनों प्रकार की सुविधाएं वहाँ ग्राम सभा की मीटिंग में होनी चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, लेट्स गो टू जयपुर प्लीज। जयपुर। या प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। प्रश्न पूछ लीजिए आप। हेलो, कैन यू हियर मी? जयपुर, कैन यू हियर मी? हाँ, या प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सर, गोवर्धन चौधरी हूँ, फर्स्ट इंडिया से। मेरा सवाल पंचायती राज मंत्री जी से है। पंचायती राज मंत्री जी, यहाँ हमारे राजस्थान में आप जो योजनाओं का पैसा देते हो, हमारे यहाँ क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि बाकी राज्यों की तुलना में यहाँ कॉस्ट ऑफ डिलीवरी बहुत ज्यादा आती है। तो क्या इन ग्राम पंचायतों में जो ग्राम सभाएं आप कर रहे हो, यहाँ जो सुझाव आते हैं वो कितने आप लागू करेंगे? क्या बाद में उनके लिए बजट अलग से निर्धारित किया जाएगा? और राजस्थान लंबे समय से, पिछले 3 दशक से पानी को लेकर के स्पेशल पैकेज मांग रहा है, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं राजस्थान में कि यहाँ जो सुझाव आएंगे उसके आधार पर पानी पर बड़ा एरिया होने की वजह से आप कोई स्पेशल पैकेज दिला सकते हैं या देने की केंद्र सरकार कोई घोषणा कर सकता है? इस पे जरा बता दीजिए। दूसरा सवाल मेरा कृषि मंत्री जी से था। वन बाय हेलो, लेट हिम फर्स्ट आंसर दिस क्वेश्चन, देन यू कैन आस्क। आपने पूछा कि किस तरीके से राजस्थान में आप, ये नहीं है कि बहुत दूर दूर हैं तो यहाँ खर्चा बहुत आता है। राजस्थान में जो हम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सड़कें बनाते हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश के सभी राज्यों में सबसे कम पैसा अगर पर किलोमीटर कहीं खर्च आता है तो वो राजस्थान में आता है। जहाँ तक पानी की व्यवस्था की बात है, पानी के लिए राजस्थान सरकार ने हमसे अप्रोच किया है, और वो एक बहुत बड़े पैमाने पे उन्होंने ये कहा है कि राजस्थान के अंदर पानी, पीने के पानी की व्यवस्था में लगभग 30,000 करोड़ रुपए का अनुमान है जो विभिन्न परियोजनाओं पे खर्च हो सकता है। और हमने राजस्थान सरकार को ये कहा है कि आप अपने जो भी इस तरह के प्रोजेक्ट हैं उनको बना के भेजें, और हम एक्सटर्नल फंडिंग के लिए आपकी पूरी मदद करेंगे, उसमें आपके सहभागी भी बनेंगे। और राजस्थान में मैं मान के चलता हूँ कि सरफेस वाटर के माध्यम से ही हम राजस्थान में ये काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ राजस्थान सरकार ने जो योजना शुरू की है स्वावलंबन की, पानी के रख रखाव की, उसकी हार्नेसिंग की, उसकी हार्वेस्टिंग, वो एक इतनी अच्छी स्कीम है कि एक पानी अगर राजस्थान में जैसे परंपरागत तौर पे पानी बचाया जाता था, बावड़ी थी और कुएं थे, उनको दोबारा से ढूंढा जा रहा है, उनको ठीक किया जा रहा है। वो भी पानी, पीने के पानी की व्यवस्था में काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। लेकिन हमने राजस्थान सरकार को ये कहा है कि आप अपनी स्कीम्स को लेके आएँ, केंद्र सरकार उस पर पूरे रूप से राजस्थान की सहायता करेगी, बाहर से पैसा दिलवाने में भी पूरी मदद करेगी।
अगला सवाल प्लीज। सर मेरा प्रश्न रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर से है। मेरा नाम सौरभ शर्मा है, टाइम्स ऑफ इंडिया से। सर मैं जानना चाहता हूं, जो आपने फर्स्ट ट्रांच ऑफ मनी रिलीज किया है 12,230 करोड़ रुपए, उसमें से जितना राजस्थान को मिलेगा वो पुराने ड्यूज को ही पेमेंट में ही चला जाएगा। अगले 2 महीने के लिए जो जितना भी पैसा है वो प्रोविजन नहीं है राज्य सरकार के पास। दूसरा मैं जानना चाह रहा था कि एक विषमता है, एक डिस्क्रिपेंसी है कि यहाँ पे जो मिनिमम वेज है वो ₹197 है, वहीं नरेगा में जो आपने फिक्स की है राजस्थान के लिए वो ₹181 पर पर्सन है। तो क्या आप इस विषमता को दूर करने के लिए कुछ प्रयास करेंगे? राजस्थान में जहाँ तक नरेगा का पैसा आपने बात कही, राजस्थान की जो बैलेंस था जिसको वो मांग रहे थे 31 मार्च तक का, वो हमने सारा पैसा रिलीज़ कर दिया है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊं कि अप्रैल और मई ये 2 महीनों का भी आगे का जो पैसा राजस्थान को जो फंड्स मिलना चाहिए था वो भी हमने राजस्थान को दिया है। और मनरेगा के अभी मुख्यमंत्री भी हमें मिली थी आपकी, और उन्होंने ये कहा था कि हमारे को मनरेगा का जो बैलेंस पेमेंट है हमारी वो की जाए। हमने 1 हफ्ता पहले ये सारा का सारा पैसा राजस्थान सरकार को भेज दिया है। मनरेगा में काम के लिए कोई पैसे की दिक्कत आगे नहीं आएगी। मैंने उनको ये भी आश्वस्त किया है उनको। और एक क्वेश्चन ले सकते हैं हम, कोई है क्वेश्चन? कृषि मंत्री जी से एक सवाल था। कृषि मंत्री जी, आप मोदी जी की सरकार बनने के बाद ये दावा कर रहे हैं कि किसानों की हालात में सुधार आए हैं। दूसरी तरफ आप नए फंडिंग पैटर्न के नाम पर जितनी भी किसानों की सब्सिडीज थी, चाहे वो ड्रिप सिस्टम के लिए थी, वो स्प्रिंकलर के लिए थी, वो सोलर पंप के लिए थी, उन सब्सिडीज को आप धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं और दूसरी तरफ दावा कर रहे हैं किसानों की स्थिति में वो सुधार हो गया। जब डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम में आप सब्सिडीज कम करते जा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में किसानों की दशा सुधार कैसे आएगा? ये सब्सिडीज आगे आने वाले वक्त में आप बढ़ाएंगे या इसी तरह चलता रहेगा? मैंने कहा था कि किसानों की हालत बहुत खराब है। मैंने इस वाक्य से शुरू किया था। पिछले 1.5-2 वर्षों के अंदर हमने जो योजनाएं बनाई है उसके कुछ परिणाम प्रकट हो रहे हैं, ये शब्द था मेरा, और आने वाले समय में निश्चित रूप से उसके परिणाम प्रकट होंगे। जहाँ तक ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन का सवाल है, पिछले वर्ष ये 1550 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी। इस बार 2340 करोड़ की राशि इस योजना के अंतर्गत दी गई है। और ये बात सही है कि कुछ ऐसे राज्य हैं जो बड़ी तेज़ी से इसमें काम कर रहे हैं, और कुछ तो ऐसे राज्य हैं, 6-7 राज्य आपको ऐसे मिलेंगे कि जो 14-15 में हमने पैसा दिया उसको भी खर्चा नहीं किया हुआ है। तो हमारा प्रयास ये जरूर है, क्योंकि हमको जो वितरण की प्रणाली है उसके एक नॉर्म्स है, उसके आधार पर हम राज्यों को आवंटित करते हैं, और इस मद में इस बार हमने राशि बढ़ाई है। थैंक यू फ्रेंड्स। लेट्स गो टू द लास्ट ऑफ द रीजनल सेंटर, चंडीगढ़। चंडीगढ़, पवित्र सिंह जी। जी, मैं हरिभूमि से डॉक्टर सुरेंद्र दीवान हूँ। 2 सवाल चौधरी वीरेंद्र सिंह से और 2 सवाल कृषि मंत्री जी से। और यहाँ पर क्योंकि पंजाब के ही पत्रकार हैं, चंडीगढ़ में से आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा समय ज़्यादा दे दीजिएगा। प्रश्न पूछ लीजिए। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, आपने, क्योंकि मेरा आधे सवाल का जवाब आपने खुद दे दिया था, मैं जानना चाह रहा था, एक तो क्वालिटेटिव जो वाटर आप देना चाहते थे पेयजल का, आपने आधा जवाब दे दिया था। पंजाब और हरियाणा खासकर उस पर चपेट में आते जा रहे हैं, अन्य राज्य भी आ रहे हैं। आरओ सिस्टम को स्वीकार करते हैं ज़्यादा, क्या आरओ सिस्टम लगवाने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार ज़्यादा पैसा नहीं दे सकती? दूसरा सवाल, जाट आरक्षण के आंदोलन के आड़ में हरियाणा झुलसता रहा, सेंट्रल ओबीसी में जाटों को आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार क्या काम कर रही है? वो जो वेंकैया नायडू जी के अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। और कृषि मंत्री जी से है कि डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर पहले सुनिए प्लीज। हेलो, डाइवर्सिफिकेशन प्लीज साहब, डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर बहुत बात हो रही है कई सालों से। हम सैचुरेशन में आ गया पंजाब और हरियाणा। डाइवर्सिफिकेशन के बारे में आप क्या काम कर रहे हैं? केंद्र सरकार अब इसको लागू किस तरीके से करे? चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, पहले आप। नहीं, या आप प्रश्न पूछ रहे हैं या
एक एक करके पूछ लीजिए ना, पहले रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर आंसर करेंगे, बाद में अपना क्वेश्चन अपना। मंत्री जी तय कर लेंगे। प्लीज होल्ड ऑन या प्लीज होल्ड ऑन। देखिए, जाट आरक्षण के बारे में तो मैं चंडीगढ़ आऊँगा, आपसे बात कर लूँगा, आपको कोई चिंता नहीं है। दूसरा आपका सवाल था आरओ का। आरओ सिस्टम को जो हमारा ग्राउंड वाटर से जो पानी हम लेते हैं और पानी ठीक नहीं है, उसमें जैसे मैंने पहले भी कहा फ्लोराइड है या आर्सेनिक है या पंजाब के अंदर हैवी मेटल भी जो बहुत ही खतरनाक चीज़ है वो भी पाया गया है। और हरियाणा में सैलिनिटी प्रभावित भी बहुत सा ग्राउंड वाटर है। इन सब के लिए हमने पंजाब सरकार ने तो एक बहुत लगभग 800 करोड़ रुपए का एक प्रोग्राम बनाया है पानी को बठिंडा और उसके पास के ज़िलों को, जो बहुत फ़ायदा होएगा। लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा कि हम इस ग्राउंड वाटर से जो पानी ले रहे हैं उसमें आरओ एक टेम्परेरी इंतज़ाम है। मैं ये मान के चलता हूँ कि 6 महीने साल तो आरओ से काम चल सकता है, लेकिन पूरे तौर पे अगर लोगों को स्वच्छ पानी देना है, अच्छा पानी देना है, तो उसके लिए हमारे को सरफेस वाटर के लिए इंतज़ाम करने पड़ेंगे। और उसमें हम बड़े व्यापक पैमाने पे देश भर में ये समस्या ना रहे, बीमारियां जो पानी से पैदा होती हैं उन बीमारियों से छुटकारा मिले लोगों को, तो सरफेस वाटर के लिए हम एक्सटर्नल फंडिंग के तौर पे, मैंने अभी राजस्थान को भी ये जवाब दिया है, और आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, ये ऐसे राज्य हैं जिन्होंने बड़े व्यापक तौर पे ऐसी स्कीम्स हमारे को बना के दी हैं जिनमें बाहर से पैसे की ज़रूरत महसूस की गई है और हम उनकी मदद कर रहे हैं। पंजाब हरियाणा भी इस किस्म से अगर करेंगे सरफेस वाटर के लिए तो हम उनका भी पूरा इसमें ख्याल रखेंगे। या अगला सवाल संक्षिप्त से पूछ लीजिए प्लीज़। जी, मेरा सवाल कृषि मंत्री जी से है। मैं रणदीप गणगस, दैनिक जगत क्रांति से। ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, सरकार या बीमा योजना कंपनी, कृषि बीमा कंपनी के अधिकारी इसमें इतना छुपाव दुराव क्यों कर रहे हैं? जब पत्रकारों को भी जानकारी नहीं दी जाती, आम किसान के पास जानकारी कैसे पहुंचती होगी? इसका उदाहरण दूंगा कि आज ही मैं कृषि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में, जो रीजनल ऑफिस है चंडीगढ़, गया, उनसे जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने कहा हम इस बारे में जानकारी नहीं दे सकते, आप आरटीआई के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। वो किसानों को कैसे जानकारी पहुंचेगी किसानों तक इस बारे में? ध्यान में होगा, अभी 1 सप्ताह पहले पूरे दिन भर मैं हरियाणा में था। 3-4 स्थानों पर बड़ी बड़ी संख्या में किसानों के साथ वहाँ के कृषि मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और मैं स्वयं था। और आपके ही राज्य के अखबारों ने बड़ी प्रमुखता से इन समाचार पत्रों को छापा है। दूसरा कि जितने जिला में कृषि विज्ञान केंद्र है, 30 तारीख से एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें कम से कम 1000 किसान निश्चित रूप से आ रहे हैं। राज्य के जिला के कृषि के पदाधिकारी, कृषि वैज्ञानिक और बीमा कंपनी और बैंकों के अधिकारी भी उसमें रहते हैं। और एक सीडी यहाँ से 45 मिनट का दिया गया है, वो उसमें दिखाया जा रहा है और पूरे दिन भर का एक कार्यक्रम हो रहा है। इसके अलावा आप जब मेरे साइट पर जाइएगा तो पूरी जानकारी मिलेगी, और भी ज़्यादा कैसे जानकारी मिले इसकी भी व्यवस्था उस साइट पर जाने पर आपको मिल जाएगी। अगला सवाल। मंत्री जी, मैं पवन हूँ, जनता टीवी न्यूज चैनल से। वीरेंद्र सिंह जी, आपसे सवाल है कि जो ग्राम उदय भारत जो योजना है, जो आप 14 अप्रैल से शुरू करने जा रहे हैं, 24 अप्रैल तक के आपने कार्यक्रम बताए हैं, ये योजना जो ग्राम उदय है, ये 10 दिन की योजना ना बने, गांव का असली में विकास हो, गांव की जो तस्वीर है वो बदले, इसको लेकर ये योजना कागजों में सिमटी ना रहे, इसको लेकर केंद्र सरकार का क्या प्रारूप है कि ये योजना वाकई में गांव में एक गांव की तस्वीर को बदलने में कारगर साबित हो? देखिए, एक तो ये प्रोग्राम है, अभियान है, ये कोई योजना नहीं है। और इस अभियान का अर्थ ही ये है जो आप कह रहे हैं
कि जो योजनाएं हैं उनको हम गांव तक पहुंचा सकें, साधारण आदमी को भी ये पता लगे कि केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की कृषि के बारे में, रोज़गार के बारे में और दूसरी चीज़ों, शिक्षा के बारे में उनकी क्या सोच है, और वो उस सोच पे वो अपनी टिप्पणी कर सकें, अपने सुझाव दे सकें। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ी ग्राम सभा 24 तारीख को होगी इस देश में, एक ऐतिहासिक बात होगी ये। उसके माध्यम से ग्राम सभाओं को सीधा संबोधन करने का अर्थ है कि ग्राम सभाएं उस पर रिएक्ट करें, उस पर बोलें कि उनके क्या सुझाव हैं, जिससे और कुछ नई बातें हम इस काम में जोड़ सकते हैं, जिससे कि ग्राम विकास की जो हमारी कल्पना है, मैं ये मान के चलता हूँ कि साधारणतः एक आधारभूत ढांचा तैयार करने से पूरा विकास नहीं, उसके अंदर जो आर्थिक गतिविधियां हैं, जब तक वो गांव में हम नहीं लेके आएंगे तो उसके लिए ये सारे प्रयास हो रहे हैं। और उस प्रयास में जैसे शुरू में कहा गया कि अगर, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आने वाले सालों में गांव में रहने वाले लोगों की आमदनी डबल होगी, इसका अर्थ ये है कि सीधे तौर पे गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होएगी तो गांव का विकास होगा। अर्थव्यवस्था से ही विकास जुड़ा हुआ है, और विकास जुड़ने से मतलब ये है कि हम देश के लिए, देश के विकास में एक अहम भूमिका गांव के लोग अदा कर सकेंगे। इसीलिए ग्राम उदय से भारत उदय ये एक हमारा अभियान है। Thank you, friends from Chandigarh. I also take this opportunity to thank all media from all the centers, especially NIC and my PIB colleagues, to have made it possible to have this video conference. Thank you. And to my Delhi friends, if you still have any questions, do you? One or two. The agriculture minister has to meet an engagement. He may go. Mauritius minister has come. He has to call. Okay. सर, कल एक प्राइवेट मॉनसून फोरकास्टर ने प्रेडिक्ट किया है कि मॉनसून 100% से भी ज़्यादा होगा, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, खासतौर से महाराष्ट्र में सूखे से पीड़ित हैं। तो इस सिचुएशन में आप कैसे देखते हैं इन हालात को? क्या ड्राउट और भी फैलेगा या अच्छा मॉनसून के चांसेस हैं? मैं इस संबंध में इतना कहूँगा कि वर्ष 14-15 में आपके ध्यान में होगा कि सूखा का संकट था, उसका असर पड़ा, उत्पादन में थोड़ी कमी आई। 15-16 में भी मौसम का असर हुआ, लेकिन किसानों ने परिश्रम किया, वैज्ञानिकों ने भी मेहनत की और उसका परिणाम ये हुआ, राज्यों का सहयोग मिला। तो पिछले वर्ष की तुलना में 15-16 का उत्पादन जो द्वितीय अनुमान है वो ज़्यादा होगा। और इस बार यदि मौसम अनुकूल होगा, जैसा कि प्राइवेट नहीं सरकारी जो है वो भी बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ेगा। इस संबंध में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। या मिस्टर राजन, या हाँ, आपके बाद वो पूछेंगे। ठीक है, या पूछ लीजिए। मैं पूछूँ? राधा साहब, शुक्रिया आपका कि आपने मुझे वक्त दिया, अपने कीमती वक्त से निकाल के। मेरा सवाल ये है कि सेंटर की तरफ से काफ़ी पैसे किसानों को जा रहे हैं, लेकिन किसान अवेयर नहीं है। जितना फ़ायदा उन अवेयरनेस के अगर आ जाए उनमें तो फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके लिए सेंटर क्या करेगी या कर रही है? इसके लिए जैसे हमने एक योजना आपको बताया, हम जो भी योजना चला रहे हैं सभी योजनाओं में के अंदर हम जागरूकता का भी प्रोविज़न रख रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसके लिए पहले भी प्रावधान होते थे, लेकिन जागरूकता के लिए उसमें अलग से कोई प्रावधान नहीं होता था। तो हर योजना में हमें प्रावधान कर रहे हैं और हम ब्लॉक लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जागरूकता का अभियान जो भारत सरकार की संस्थाएं हैं उनके माध्यम से, राज्य सरकारों के माध्यम से, और शायद अभी जितनी हम लोग चर्चा कर लिया ग्राम उदय से भारत उदय, ये आपके इसी सवाल की संतुष्टि के लिए अभियान है। चौधरी साहब, एक सवाल है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो पानी पहुंचाने के लिए अपनी तरफ से पानी ऑफर कर रहे हैं, तो और केंद्र प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है लातूर पानी पहुंचाने के लिए। तो क्या केंद्र सरकार मदद करेगी उनको पानी पहुंचाने के लिए? सबसे पहले तो हरियाणा से मदद लेनी पड़ेगी, पानी तो वहाँ से लेके आते हैं वो।
या पूछ लीजिए आप। हाँ सर। अच्छा, हाँ, ये ग्राम उदय से भारत उदय जिस स्टेट्स में चुनाव चल रहे हैं, खास करके बंगाल में, वहाँ क्या नहीं होगी या बाद में होगी? नहीं, वहाँ अब तो इलेक्शन कमीशन भी नहीं अलाउ करेगा, और हमारा वहाँ कोई उन राज्यों में इस प्रोग्राम को हमने, बल्कि जो कुछ ऐसे पंचायतें हैं जिनको अवार्ड मिलेगा वहाँ जमशेदपुर में, तो कुछ ऐसी पंचायतें हैं जो इन राज्यों में फॉल करती हैं, तो हमने इलेक्शन कमीशन से उसके लिए भी मंजूरी लेनी पड़ेगी कि अवार्ड तो लेने की इनको छूट दे दी जाए। अवार्ड तो लेने के लिए छोड़ देंगे, लेकिन ये जो प्रोग्राम तो ये मैंने बताया, प्रोग्राम ये कैंपेन है, और ये 12 दिन का जो कैंपेन है वो 24 तक चलेगा। 24 तक जिन राज्यों में चुनाव है नहीं पार्टिसिपेट कर सकेंगे, वो तो नहीं कर सकेंगे तो क्या करेंगे? मतलब फर्दर कुछ, मतलब वो तो बाहर रह जाएगी। अभी तो जितना जगह हो रहा है वो करेंगे। वो तो करेंगे। अभी तो वो करेंगे, जितना जगह होगा वो करेंगे, और जो बच जाएंगे तो फिर आगे उसकी योजना बनाएंगे। लेकिन आज हम योजना बनाएंगे जहाँ करने जा रहे हैं 24 तक। सर, क्योंकि अम्बेडकर जयंती पे एक कार्यक्रम हो रहा है तो इसमें राजनीतिक अर्थ भी है इसका। कल राहुल गांधी का ये कहना था कि बीजेपी मनुवादी पार्टी है और केंद्र सरकार की जो सोच है वो मनुवादी है। आज उनके किसी भी बात को गंभीरता से लेना देश की प्रगति को रोकना। Thank you, Minister, sir, and thank you, friends.